गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप क्लास 10th ज्योग्राफ़ी लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम आप सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो गाँव में जीविका चलाने के साधन हैं, उसका प्रमुख स्रोत कृषि है। तो आप सभी कुछ न कुछ कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में पहले से भी जानते हैं। इस चैप्टर में आप भारत में कृषि के प्रकारों, भारत की मुख्य फसलों और भारतीय कृषि में सुधारों के साथ साथ भारतीय कृषि के महत्व को भी समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ भारत में कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश शुरू से ही रहा है और कृषि के दृष्टिकोण से आज भी भारत एक महत्वपूर्ण देश है और भारत की लगभग 64% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है और हमारे घरेलू उत्पाद में लगभग 26% जो योगदान है वो कृषि का है और 1/4 योगदान हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अलावा कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का हम लोग निर्यात भी करते हैं। बच्चों, इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो आप बहुत सारे उद्योगों के नाम बता सकते हैं, जैसे जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, कागज़ उद्योग, वनस्पति उद्योग, घी उद्योग। ये बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कि कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं और चलते हैं। यदि कृषि से कच्चा माल मिलना बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर ये उद्योग भी बंद हो जाएंगे। तो अब हम लोग दूसरी टॉपिक पर बढ़ते हैं कि भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कृषि चूँकि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है और हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार खेती करने की विधियों में वर्तमान समय यानी प्राचीन काल से लेकर अब तक एक सार्थक परिवर्तन देखने को मिलता है और यह सार्थक परिवर्तन जीवन निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्यिक कृषि में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में जो कृषि तंत्र, जो कृषि की विधियां आपके देश में अपनाई जाती हैं, उनके बारे में आप एक एक करके इस अध्याय में देखेंगे। तो आप देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है कृषि का, वह है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। चूँकि यह कृषि का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन फिर भी भारत के कुछ भागों में आज भी यह कृषि की जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही की जाती है, लेकिन की जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और साथ साथ जो है कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में
अंडमान निकोबार और अन्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों में यह कृषि की जाती है। तो अब चूँकि सरकारी नीतियाँ बदल गई हैं, वनों को आरक्षित कर दिया गया है और बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। धीरे धीरे किसानों को भी सरकारें सहायता दे रही हैं, तो इस कृषि को एक प्रकार से हतोत्साहित भी किया जा रहा है। कारण इसका हम बताएंगे कि इस कृषि को हतोत्साहित करना क्यों जरूरी है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार और समुदाय के श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की खेती जो है पूर्णतया, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती है, वो पूर्णतया मानसून पर और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि इसमें किसी भी तरह का जो है मानवीय निवेश खास तौर पर देखने को नहीं मिलता है। श्रम का निवेश जरूर है, लेकिन बाकी चीज़ें सब जो है प्रकृति पर ही निर्भर करती हैं। इस कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। कर्तन और दहन प्रणाली इसको कहते हैं। तो कर्तन और दहन प्रणाली क्या है, यह आप इतिहास की भी किताब में, पिछली कक्षाओं में, भूगोल की भी किताब में कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्तन और दहन प्रणाली को फिर भी आप संक्षेप में फिर से रिवाइज कर लीजिए कि यह कृषि खास तौर पर जंगलों में की जाती है। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और खाद्य फसलें उगाता है। और इसमें सबसे पहले जो है किसान जंगलों को काट देता है, सूखने पर उसको जला देगा और उसकी राख बिखेर देता है। फिर जो है 3-4 साल कृषि करता है, और जब भूमि की उर्वरता कम होने लगती है तो वह दूसरी जगह यही क्रिया जाकर करता है। और प्राकृतिक रूप से 10-12 वर्षों में जब मृदा पुनः पुराने क्षेत्र में उपजाऊ हो जाएगी तो वापस जो है वो वहीं पर रोटेट होकर के आ जाएगा। अब इस कृषि के बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। झूम जो खेती है वो कर्तन दहन प्रणाली कृषि विश्व के अन्य हिस्सों में भी की जाती है, जिसके अलग अलग नाम हैं विश्व में। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चों, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान, तो इसके बहुत सारे स्थानीय नाम भी आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यह मेरे ख्याल से उसी प्रकार की कृषि का है, बर्न स्लैश एग्रीकल्चर का है। और नीचे प्रश्न दिया गया है कि रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर वह जलाकर साफ करके काफ़ी आनंदित होती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करती है या उसमें सहायता करती है। वह अपने
परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? जिस प्रकार कृषि के बारे में अभी आपने पढ़ा जाना वही किस कृषि है। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? तो उन प्रकार की फसलें जो है आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कि झूम या स्थानांतरित कृषि में उगाई जाती हैं। तो यदि पूरे विश्व में बात करेंगे तो मक्का, रतालू, आलू, कसावा, ये सब जो है फसलें ये जो स्थानांतरित या झूम खेती है उसमें अपनाई जाती हैं। और आपके देश में इसके अलावा भी धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना और भी बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी जो कृषि का प्रकार है वो है गहन जीविका कृषि। तो इस प्रकार की कृषि जो है ख़ास तौर पर भारत के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर की आबादी ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है भूमि पर। गहन जीविका कृषि में श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है और अधिक उत्पादन के लिए किसान अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करता है। यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न दिया गया है कि क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है? तो मैंने बताया आपको कि भारत के उन हिस्सों में जहाँ आबादी ज़्यादा है और भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, खेत छोटे हैं, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए एक ही भूमि के टुकड़े पर वर्ष में कई फसलें उगाते हैं, एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। आपका भी प्रदेश उसी में आता है। आपका पड़ोसी जो राज्य है बिहार है वो भी इसी में आएगा और भी बहुत सारे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सामान्य तौर पर भारत के लगभग हर हिस्से में या हर राज्य में कहीं न कहीं जो है, चूँकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है तो यह इस कृषि का स्वरूप देखने को मिलेगा ही आपको। अब आइए ये इसके कारण क्या हैं। तो कारण यह है कि भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। एक ही परिवार है, एक परिवार में दो भाई हैं तो दोनों भाई के बीच कुछ समय बाद बंटवारा होगा तो खेत का भी बंटवारा होगा, फिर उन दोनों के दो दो भाई हैं, फिर भूमि का बंटवारा होगा। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखेंगे जो विरासत के अधिकार के कारण से जो जोते हैं, भूमि का आकार है, जो खेत का आकार है वो छोटा होता जाता है। और इसीलिए किसान के पास चूँकि वैकल्पिक रोजगार के साधन सीमित होते हैं, इसलिए वह भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है इस कृषि में। अब तीसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। तो पहले प्रकार की आपने कृषि क्या पढ़ा? पहले प्रकार की कृषि जो है आपने देखा कि आप उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरे प्रकार की कृषि जो है गहन जीविका कृषि है। और तीसरे प्रकार की जो कृषि आप पढ़ने जा रहे हैं वह है वाणिज्यिक कृषि। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है, यह इसका लक्षण है। और कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्य की फसल है, यानी
हरियाणा और पंजाब के किसान चावल का उत्पादन वाणिज्य और व्यापार के लिए बेचने के लिए करता है, जबकि उड़ीसा में यह जीविका फसल है। यानी लोग इस फसल का उत्पादन, चावल का उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में कौन सी फसल आएगी, यह जो है कि क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है कि किसान यदि फसल का उत्पादन व्यापार के लिए, विक्रय के लिए करता है तो वाणिज्यिक हो जाएगी, और यदि जो है कि वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए करता है तो वो जीविका फसल हो जाएगी और जीविका कृषि भी कहलाएगी। तो अब आगे देखिए, इसमें एक रोपण कृषि भी प्रकार के रूप में आपको बताया कि रोपण कृषि भी एक वाणिज्यिक प्रकार की ही खेती है, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है, यानी कि कृषि और कृषि के द्वारा जो उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, उसमें रोपण कृषि की भूमिका बहुत अधिक होती है। जैसे रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है तो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता भी ली जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है ये रोपण फसलें हैं, और इनकी कृषि को हम लोग रोपण कृषि कहेंगे। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, तो कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल मानी जाएगी। तो चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि उसके बिना जो है इस कृषि का विकास बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आइए आप शस्य प्रारूप देखिए, आपके देश में जो फसलों का प्रारूप है वो क्या है। तो आप अपने देश की भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, और आपका देश जो है उसमें जो कृषि पद्धतियां हैं और शस्य प्रारूप है उसमें यह चीज़ प्रतिबिंबित होती है। और इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा देश की भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण से है। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी 3 जो है कि कृषि ऋतुएं हैं, फसल ऋतुएं हैं, और इन तीनों के नाम आप सामान्य तौर पर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं आपके देश में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो यह मौसम चल रहा है, वर्षा का मौसम है, आप सभी इस मौसम से परिचित हैं। यह जो मौसम है वो खरीफ ऋतु के अंतर्गत आता है। इसमें खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि जो वर्षा ऋतु है उसके आगमन के साथ ही फसलें खरीफ ऋतु की बोई जाती हैं, और 3-4 महीने में सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते ये काट ली जाती हैं। तो इस ऋतु में जो बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, आप देख रहे होंगे अपने क्षेत्र में चावल है, आजकल मक्का भी बहुत बिक रहा है ताज़ा ताज़ा, तो मक्का भी जो है खरीफ की फसल है। ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी जो है फसलें खरीफ की फसलें कही जाती हैं। और खरीफ की फसलें
मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती हैं। तो चावल की कृषि जो है मुख्य रूप से कहाँ होती है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर जो कोंकण तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आप सभी जो है कि बच्चे जानते भी हैं, इसको नक्शे पर पहले भी देख चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। और 3 ऐसे राज्य हैं आपके देश में, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जहां पर कि धान की 3 फसलें, चावल की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। अब खरीफ की फसलों के बाद रबी फसलों की बारी आती है। और रबी फसलें जो है शीत ऋतु में, जब खरीफ की फसलें सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच रबी की फसलों को बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में जाकर के अप्रैल से जून के महीने के बीच में इसको काटा जाता है। और इन फसलों में, यानी रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य फसलों के नाम हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसमें गेहूं और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श यानी अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसके कारण ये राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं रबी की फसलों के लिए। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, जिसको आपको मैंने क्लास 9th में क्लाइमेट चैप्टर में बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। भूमध्य सागर से चलने वाला जो चक्रवात आपके देश में पहुंचता है और पहुंच करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश करता है। इसके कारण से इन क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो यह वृद्धि रबी की फसलों के लिए काफ़ी मायने रखती है। और बच्चों, आपने हरित क्रांति के बारे में भी पढ़ा है कि हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त जो रबी फसलों की वृद्धि है उसमें एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। अब इसके बाद एक तीसरी जो फसल है जिसको जायद की फसलें कहते हैं, यह रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को कहा जाता है। तो जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य फसलें। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और सभी बच्चे होमवर्क पूरा करके उसको शीघ्रातिशीघ्र व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट करें। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।